हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे केमिकल इक्वेशंस के साथ। कैसे इसको बैलेंस करते हैं और ये होता क्या है, फिर उसमें और भी चीज़ें हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और क्या स्टेप्स होते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के, उसकी हम बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके थे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जो हमने इंट्रोडक्शंस में इस्तेमाल किया था, ठीक है, जिसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और इस लिंक में भी उसकी वीडियो दे दी जाएगी। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। और तो यहाँ आप देख सकते हो हमारी केमिकल इक्वेशंस है और उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो डेफिनेशन है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले of the substance involved in it is known as chemical equation। यानी ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम सिंबल और फॉर्मूले के इस्तेमाल से जो भी सब्सटेंस उस केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व थे उनको हम उनके सिंबल और फॉर्मूले से उनको डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिससे हमें क्या मिलता है, ये जो एरो है ये बता रहा है कि हमारा रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ अप्रोच हुआ है और हमें प्रोडक्ट साइड में मिल गया है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो आपको पता है ये हमारे रिएक्टेंट हैं जो हिस्सा ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ हमारे पास एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट मिल गई। तो ये रिएक्टेंट होता है, ये मैंने बात बताई हुई है स्टार्टिंग में भी, तो आप जाकर देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और एज अ रिजल्ट जो हमें मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि केमिकल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करें। तो जैसा कि बताया गया था ये रिप्रेजेंट करता है उनके सिंबल के एतबार से। या इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे कंपाउंड्स के और एलिमेंट्स के, उनके सिंबल आपको याद होने चाहिए। और फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक सल्फेट है, ये कंपाउंड्स हैं, तो कंपाउंड्स एलिमेंट के ज़रिए से बनते हैं। और कैसे बनते हैं ये हमने 9th क्लास में सीखा था, ठीक है। तो जिंक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको H2SO4, और इससे हमें मिल जाता है जिंक सल्फेट। यानी जिंक सल्फेट कंपाउंड है, तो जिंक और सल्फेट के रिएक्शन से ये मिल रहा है। तो जिंक का जो आप देखोगे, हम अकॉर्डिंग टू चार्ज अगर हम बनाएं, सल्फेट का -2 होता है। जब हमारे चार्ज बैलेंस होता है, ठीक है, बैलेंस होते हैं मतलब इक्वल होते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो एज इट इज़ बन जाता है ZnSO4, है ना। ये हमने 9th क्लास में देखा था। तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा ZnSO4, और हाइड्रोजन जहाँ पे भी लिखा हो आप समझ जाइए कि वो H2 की बात की जा रही है वहाँ पर। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को लिखने की कोशिश करते हैं जब हमें वर्ड्स से उनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब बैलेंस करेंगे, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है वो रिएक्टेंट साइड्स में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं प्रोडक्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनके बराबर। यानी नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट में हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जो बनेगी उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे, है ना। और या फिर आप कह सकते हो कि जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का वो बराबर होना चाहिए टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के। तो इस तरह से भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पहचान सकते हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बैलेंस इक्वेशन में कि जिंक था हमारा और वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन में आया, ठीक है, जिससे हमें जो प्रोडक्ट मिले वो मिले जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब आप देखोगे कि नंबर ऑफ एटम अगर हम देखें
देखिए जिंक जो है रिएक्टेंट साइड में एक है और प्रोडक्ट साइड में भी एक ही है, तो जिंक हमारे बराबर है ना। और हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 हैं और प्रोडक्ट साइड के अंदर भी हम देखेंगे कि हाइड्रोजन 2 है, यानी हमारा हाइड्रोजन बैलेंस है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस है और नंबर ऑफ जिंक एटम भी बैलेंस है ना। और ये जो सल्फर है बीच में वो यहाँ पे एक है और प्रोडक्ट साइड में भी हमारा सल्फर एक है, तो नंबर ऑफ सल्फर एटम भी हमारे बैलेंस है। अब हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के साथ देखिए कोई चीज़ ऐसे लिखी रहती है या ऐसे लिखी हो तो आप समझ जाइए कि वो सिर्फ पर्टिकुलर ऑक्सीजन के लिए ही बात की गई है, वो सल्फर के साथ नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो ये जो 4 है सफिक्स में, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4, यानी रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन एटम 4 हैं और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एटम भी 4 हैं, यानी हमारे पास जो सारे ही डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, नंबर ऑफ, जैसा कि बताया गया था, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यानी जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इन सब के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बिल्कुल बराबर हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब हम अगर बात करें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारी क्या होती है, जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स। क्या मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, एक से ज्यादा, उसके जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो बराबर नहीं होंगे प्रोडक्ट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूं, जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो इससे वाटर पैदा होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कि हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 2 ही हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो सही है, सेम है। मगर आप ऑक्सीजन देखोगे कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितनी है, 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, और इधर आप देखोगे प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ही मौजूद है। तो इस वजह से यहाँ हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट में है वो नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में नहीं है, बराबर नहीं है। तो इस वजह से ये जो हमारी इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, तो आखिर हमें क्यों, वाई शुड वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो इसका जवाब होगा वी शुड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करवाने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। जो मास होगा, यानी ये हमारा जो टोटल मास होगा इधर की तरफ रिएक्टेंट में, उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट में होना चाहिए, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पर है, कैन वी चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड टू बैलेंस एन इक्वेशन, क्या हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एलिमेंट या कंपाउंड के फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं, हम कभी भी फॉर्मूला एलिमेंट या कंपाउंड का चेंज नहीं करते इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं सिंबल को या फॉर्मूले को जो भी इस्तेमाल हुआ है, किसके जरिए से, बाय फिगर्स लाइक 2, 3, 4, उनके कोफिशिएंट में रख के हम इनको मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं, ठीक है। बल्कि हम ना ही हम उसके फॉर्मूले को चेंज करते हैं, यानी एलिमेंट का जो भी फॉर्मूला होगा Zn, तो अगर वो Zn लिखा हुआ है तो हम Zn4 नहीं कर सकते हैं ना। ऐसे ही अगर H2O लिखा हुआ है तो हम H2O2 या H2 या H2O होल ट्वाइस ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के रूल्स के खिलाफ जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन।
तो जो सिंपल इक्वेशंस होती हैं उसको हम बैलेंस करते हैं हिट और ट्रायल मेथड के जरिए से। ये हम देखेंगे आगे, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर हमें इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो इसमें 3 बातें मैंने शामिल की हैं, ठीक है, पहली, दूसरी एंड थर्ड। तो पहला जो है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जैसे कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस तैयार होती है। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, जो सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड के लिए हम स्मॉल एस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई सॉल्यूशन वाटर के साथ बनाया गया है तो उसके लिए हम एक्वस यानी AQ इस्तेमाल करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो सॉल्यूशन वाटर के साथ मिला हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में है, और डाइल्यूट कब होता है एसिड, जब उसमें पानी मिला दिया जाता है ना। तो ये AQ लिखा है मैंने। इसी तरीके से ZnSO4 भी एक्वस है ना, और हाइड्रोजन गैस जो इससे रिलीज हुई वो कैसी थी, गैसियस फॉर्म में थी। तो गैसियस स्टेट में जो भी होता है उसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे कि हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम स्लेट लाइम भी कहते हैं, ठीक है, स्लेट लाइम, ये आपको याद रखना है, स्लेट लाइम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, है ना। तो ये एक्वस फॉर्म में, मतलब इसके अंदर पानी मौजूद है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो गैसियस स्टेट में थी। तो जब स्लेट लाइम से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई गई तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसा है कि मार्बल जो होता है ना, जो पत्थर होते हैं उनका फॉर्मूला भी यही होता है, जो हमारे हड्डियां और दांत होते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती हैं, आपको मालूम होगा। तो जब हमने एक्वस सॉल्यूशन जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास की गई तो उसमें क्या हुआ, वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में रिलीज हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट जो बना वो सॉलिड स्टेट, जिसको हमने S से डिनोट कर दिया। तो इस तरीके से हम फिजिकल स्टेट को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इंडिकेट करते हैं, उसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। दूसरा ये कि हम जो भी हीट चेंजेस होते हैं रिएक्शन के अंदर उसको हम बना देते हैं। तो हीट जो है वो एक्सोथर्मिक भी हो जाता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट रिलीज हो रही है, और वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में थी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में आई जो कि गैसेस स्टेट में था, तो इन दोनों के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसेस स्टेट में पैदा हुई, और इसमें क्या हुआ, हीट रिलीज हुई। तो जब आप एक्सहेलेशन करते हो, यानी हवा को जब हम बाहर निकालते हैं, तो मतलब कहने का ये है कि जब एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो गर्म होती है, मतलब कार्बन जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई और हीट इसमें से रिलीज हो गई, है ना। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, ये हमारा हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसकी भी बात करूंगा मैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, डिटेल में। और दूसरी एग्जांपल मैंने लिया एंडोथर्मिक के लिए, जिसमें जो कैल्शियम और कार्बोनेट बना था इस वाले केस में। अब उसमें हमने क्या किया, इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, और डिकम्पोज किसी भी चीज का किया जाता है तो उसमें हीट सप्लाई की जाती है ना। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में था, जब इसको हीट किया गया तो क्या हुआ कि इसमें क्विक लाइम तैयार हो गया। क्विक लाइम एक पाउडर होता है ना, जिसको सिंपली लाइम भी कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और उसमें यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, बनाते वक्त वो गैसेस स्टेट में रिलीज हो गई, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये रिएक्शन हुआ है वो हीट सप्लाई करके हुआ है, यानी इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब करवाई गई, तब जाके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो इस तरह से भी हम जो हमारी इक्वेशन होती है इसको इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तीसरा तरीका ये है कि हम किस कंडीशन में वो रिएक्शन हो रहा है उसमें हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पर ये जो है C6H12O6 ये ग्लूकोज तैयार होता है ना, और उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये कौन सा रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बताया जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसमें क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट वो क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, और वो क्लोरोफिल के जरिए से होता है, क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या हुआ, ग्लूकोज तैयार हो गया, और यहाँ पर
ऑक्सीजन रिलीज हो गई। तो यहाँ पे हमने कंडीशन बता दी कि सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरह से हमने क्या बता दिया इसको, और ज़्यादा हमारी इक्वेशन जो थी वो इंफॉर्मेटिव बन गई, जिसमें हमने गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में थी स्टेट में, और वाटर जो था वो लिक्विड स्टेट में था, जो ग्लूकोज तैयार हुआ वो एक्वस फॉर्म में था, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई वो गैसेस स्टेट में थी। और हमने कंडीशन भी बता दी कि सनलाइट और क्लोरोफिल के मौजूदगी में ये प्रोसेस हो रहा है। और ये प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की ये रिएक्शन है, और ये याद भी होनी चाहिए, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि दो तरह की हीट यहाँ पर रिएक्शन के अंदर मौजूद होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे जब मीथेन CH4 जिसको मीथेन कहते हैं, और जब इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, हवा के अंदर एटमॉस्फेयर में हमारा ऑक्सीजन मौजूद था, तो जब कंबाइन हुआ मीथेन ऑक्सीजन के साथ तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हुई, और इसमें से जो वाटर था वो रिलीज हो गया अपार्ट विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। और ये जो हीट एनर्जी होती है इसको हमने इस्तेमाल किया किस तरह से, खाना बनाने में, है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया नेचर में। और जो हम रेस्पिरेशन करते हैं वो भी एक्सोथर्मिक ही होता है, क्योंकि उसमें हीट जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है और उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैंने खाना खाया तो उसमें रेस्पिरेशन के जरिए से वो उसका ब्रेकडाउन हुआ। अब जो भी ब्रेकडाउन हो रहा है किस चीज़ का, जो हमारे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स है वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो रहा है उसका, और हम उस एनर्जी को बोलने में, खाने में, पीने में, टहलने में इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो रेस्पिरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, ठीक है। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यानी वो सब के सब रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, हीट ट्रैप हो जाती है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, सारा का सारा जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोज मतलब जिसको हम तोड़ते हैं, यानी सिंगल चीज जो है वो अब दो या दो से ज्यादा चीज में टूटने लगती है। और ऐसा कब होगा, जब उसमें हम हीट को सप्लाई करते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि हम हीट को उसमें ट्रैप करवा रहे हैं, है ना। तो आप देखोगे कि जब फोटोसिंथेसिस जो होता है तो ये भी एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर सनलाइट जो होती है वो क्लोरोफिल उसको क्या करता है, क्लोरोफिल उसको ट्रैप कर लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और ये प्रोसेस आगे की तरफ प्रोसीड होता है ना। तो हमारा फोटोसिंथेसिस भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जब इसमें हीट सप्लाई की गई तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो ये भी क्या है, एंडोथर्मिक की एक पहचान है ना। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी एक्सोथर्मिक, और इसकी डेफिनेशन हमने देखी, फिर एग्जाम्पल देख लिया हमने, ऐसे एंडोथर्मिक है और इसकी एग्जाम्पल देख ली। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्टेप्स क्या क्या हैं बैलेंस करने के, कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो उसके एनसीईआरटी में 7 स्टेप्स बताए गए हैं। अब इन 7 स्टेप को हम क्या करेंगे, कोई एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली है, किताब से ही एग्जाम्पल ली गई है ये, जिसमें जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि अगर हमें बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, सबसे पहले क्या कर लेता है कि वी हैव टू ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। तो हमने फार्मूला तो बनाया नहीं है, तो हम फार्मूला बना लेते हैं। जिंक का फार्मूला होता है, सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, है ना। और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, है ना। तो इन्होंने कहा कि आपको बॉक्स ड्रॉ कर लेना है हर एक फॉर्मूले के आगे, और डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग इक्वेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, और जब हम बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे
उसके बाद हमें उस बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ होंगी उसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ उसके साथ नहीं करनी है, उसको चेंज नहीं करना है। अब दूसरा स्टेप क्या है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम को लिस्ट करना है। तो कौन कौन से मौजूद है एलिमेंट उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एलिमेंट्स, और इधर लिख लेते हैं रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में हम देखेंगे कितने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो हम एनुमरेट कर लेते हैं। तो जिंक कितना है रिएक्टेंट साइड में, एक, प्रोडक्ट साइड में भी आपको एक ही दिखेगा। हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन 2 ही हैं, है ना। उसके बाद सल्फर कितने हैं, सल्फर यहाँ पे आप देखोगे कि सल्फर सिर्फ एक है, ये जो 4 है ना वो ऑक्सीजन के साथ है, तो सल्फर के साथ कुछ भी नहीं है, तो सल्फर यहाँ पर कितना है रिएक्टेंट साइड में 1। ऐसे ही सल्फर इधर देखोगे तो रिएक्टेंट साइड में भी सल्फर 1 ही है, और ऑक्सीजन आप देखोगे ऑक्सीजन के साथ 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 4 ऑक्सीजन एटम है। प्रोडक्ट साइड में भी O4 लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन एटम 4 हैं। इसके बाद इन्होंने क्या कहा वो हम देखते हैं। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इट में बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेहतर तरीका तो यह है बैलेंस करने का कि आप उस कंपाउंड को देखिए जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं। ठीक है, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके अंदर मौजूद है, ऑक्सीजन में मौजूद है। ठीक है, और इन द कंपाउंड के अंदर सिलेक्ट करना है उस एलिमेंट को, कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम जिसके पास है उस एलिमेंट को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ये वाली एग्जाम्पल भी ली गई है ना। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है एलिमेंट वो है ऑक्सीजन, और इसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम इसी के पास है ना। तो रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी आप देखोगे बिल्कुल बैलेंस हमें नज़र आ रहा है सब कुछ, यानी जिंक में भी 1, प्रोडक्ट में भी 1, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बिल्कुल सेम है 2-2, और सल्फर जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बिल्कुल सेम है, ऑक्सीजन भी बिल्कुल सेम है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी नंबर ऑफ एटम जो है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या है, इक्वल है। देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे हम इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मैंने दूसरी एग्जांपल भी ली है, तो दूसरी एग्जांपल देखते हैं इसको कैसे बैलेंस करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमें करना ये है क्या है, हम यहाँ पे एन्यूमरेट करेंगे, यानी रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट हैं और प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हम इस चीज़ को बताएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, आयरन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा बस यही 3 एलिमेंट मौजूद हैं। अब मुझे देखना है रिएक्टेंट में कितने आयरन एलिमेंट हैं। तो रिएक्टेंट साइड मेरा ये है, तो इसमें सिर्फ एक ही आयरन मौजूद है, तो यहाँ पे 1 है। अब मैं देखूंगा प्रोडक्ट में कितने आयरन मौजूद हैं। तो प्रोडक्ट में आप देखोगे कि Fe3 है, मतलब 3 आयरन एटम प्रोडक्ट साइड में मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हाइड्रोजन देखना है। तो हाइड्रोजन के साथ देखोगे कि H2 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 ही हैं। ऑक्सीजन आप देखोगे रिएक्टेंट साइड में है ना, तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 1 ही नजर आ रहा है हमें, जबकि प्रोडक्ट साइड में आप देखोगे O4, मतलब 4 यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन मौजूद हैं। फिर हमें क्या करना है, चलते हैं वही उसी बात पे कि सबसे ज्यादा सिलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, उस कंपाउंड को सिलेक्ट कीजिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि Fe3O4 है ना, ये सबसे ज्यादा, ये वो कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा एटम मौजूद है ना, 3 और 4 यानी टोटल 7 एलिमेंट मौजूद हैं इसमें। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद करना ये है कि इस कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट किसके पास है, आयरन में या फिर ऑक्सीजन में। आयरन में तो 3 है और ऑक्सीजन में कितने हैं, 4।
तो हमें ये सिलेक्ट कर लेना है ऑक्सीजन वाले एलिमेंट को, यानी अब हमें बैलेंसिंग किसकी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो हमने सेलेक्ट कर लिया Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन, उसमें भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किस एलिमेंट के पास है, ऑक्सीजन के पास है, ठीक है। तो देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड, ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मौजूद है जबकि प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन मौजूद है। तो इक्वलाइज करने के लिए नंबर ऑफ एटम, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर फॉर्मूला, यानी हम फॉर्मूले को नहीं बदल सकते। अगर वो O2 लिखा है तो O2 ही रहने देंगे, O4 लिखा है तो O4 रखेंगे, O3 नहीं करेंगे या फिर इसको O4 नहीं बना देंगे, ऐसा नहीं करना है, ऑल्टर नहीं करना है हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया है कि हम कोफिशिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है हमारा H2O होता है ओरिजिनल इसका फॉर्मूला, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना कि हम H2O4 यानी H2O4 ऐसे नहीं लिखेंगे, ऑल्टर हो जाएगा, या H2O और इसको 4 से इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट तो कर लिया, किसको सेलेक्ट कर लिया, Fe3O4 को सेलेक्ट कर लिया, उसमें भी हमने ऑक्सीजन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी फॉर्मूला। तो स्टेप 4th स्टेप है हमारा कि हाइड्रोजन आयरन और हाइड्रोजन एटम जो है स्टिल नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां से अगर हमने ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया है तो ऑक्सीजन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो हम इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन को लिख सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अगेन Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो ये जो 4 से मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को मैं कहाँ लिखूंगा, कोफिशिएंट में रखूंगा, ठीक है। जहां ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन मेरा रिएक्टेंट साइड में कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर मुझे 4 लिख देना है, ठीक है। अगेन अब आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है रिएक्टेंट साइड में अब कितने हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, मगर स्टिल आप देखोगे कि आयरन अभी भी बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन यहाँ 4 के मल्टीप्लीकेशन की वजह से कितना हो चुका है, 4 2 जा 8 हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये जो 4 है, जब यहाँ पर हमने कोफिशिएंट में रखा, हाइड्रोजन ऑलरेडी H2 था तो 2 4 जा 8 यहाँ पर हो गए। अब हमें किसको सिलेक्ट करना है, अब हमें सेलेक्ट करना है सबसे ज्यादा कंपाउंड वाले को, यानी H2O के पास सबसे ज्यादा नंबर है ना, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो एलिमेंट सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ एटम है एलिमेंट के पास वो है हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 8, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, अभी 2। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को 4 से। अब ये 4 कहाँ पे लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा हमारा जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना, ये हमारा हाइड्रोजन लिखा हुआ था, तो इसके कोफिशिएंट में हमें 4 लिख देना है। तो हमारा प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन अब क्या हो चुका है, 8 हो चुका है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हमने कौन कौन सा एलिमेंट बैलेंस कर लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब हमारा रह गया है आयरन। तो आयरन कितने हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट साइड में 3 है और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, सिर्फ 1। तो इसको सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये 3 लिखा कहाँ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कोफिशिएंट में लिखा जाएगा। तो ये हमारा है आयरन, तो आयरन के कोफिशिएंट में हमें 3 लिख देना है। तो फाइनली हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ चुकी है वो है 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2O। तो ये हमारा बैलेंस हो चुका है केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हम नंबर ऑफ जो एटम्स थे एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट के, वो बराबर हो चुके हैं। आयरन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में 3 3 हो चुका है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो चुका है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप को अप्रोच करना है, ठीक है। तो हमने 4th स्टेप तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इक्वलाइज कर लिया हमने हाइड्रोजन को, मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन S4 हमने कर लिया राइट हैंड साइड में। अब 4th स्टेप कैसा है, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द 3rd एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस, यानी कौन सा बैलेंस नहीं था, हाइड्रोजन के बाद आयरन बैलेंस नहीं था, हमने उसको भी बैलेंस कर लिया।
फाइनली हम चेक कर सकते हैं करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो हमने काउंट भी कर लिए थे दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों बैलेंस हो चुके थे। अब फाइनली हमारा 7 स्टेप आता है, वो क्या कहता है, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो उनके केमिकल फॉर्मूले के साथ हमें क्या करना है, उसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें उसमें क्या करना है, उसकी फिजिकल स्टेट को भी हम बता सकते हैं। ठीक है, सो द गैसियस, लिक्विड एंड एक्वस स्टेट एंड द सॉलिड स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से हम गैसियस स्टेट्स जो भी हैं, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है या सॉलिड है, तो उसके हम फॉर्मूले के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं हम उनके साथ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया गैसेस के लिए स्मॉल जी इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड के लिए एल इस्तेमाल करते हैं स्मॉल, और एक्वस के लिए ए क्यू इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड के लिए स्मॉल एस इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्ड एक्वस जो होता है वो लिखा जाता है रिटन इफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, एक्वस का मतलब होता है कि वो सॉल्यूशन, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो वाटर के साथ मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आप देखोगे कि आयरन जो था वो सॉलिड स्टेट में मौजूद है ना, और ये कैसे आया, इसमें जंग रस्ट लग गई। कैसे लगी, जो वाटर मौजूद था लिक्विड स्टेट में, है ना, और इससे तैयार हो गया Fe3O4, और जंग हमेशा सॉलिड स्टेट में होती है, प्लस 4H2, और गैस यहाँ पे गैसेस स्टेट में हाइड्रोजन रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया, और यहाँ पे हम कंडीशन भी बता सकते थे। ठीक है, तो कंडीशन जो पर्टिकुलर होती है, जब रिएक्शन होता है उसमें बताया गया होता है कि ये कंडीशन कितने डिग्री सेल्सियस पे या कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे की गई है ना, और इसमें हीट सप्लाई किया गया या कोई कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो उसको हम यहीं पर लिखते हैं, ना कि इनके बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी कंडीशन होती है उसको हम इस एरो के ऊपर या नीचे लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमने बैलेंस करना सीखा, कैसे बैलेंस होता है। तो पहले स्टेप्स जो भी 7 स्टेप मौजूद है हमने सब देखे। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि मैं तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर 1 है, हम पूरा एक एक चीज़ इसकी इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम चुनेंगे, है ना, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ भी गया होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को लेकर, और जिसमें मैं सॉल्व करूंगा बहुत सारे क्वेश्चन जो ब्लू लाइन वाले थे, पेज नंबर के साथ मेंशन कर दिया जाएगा, और ये जो पूरी वीडियो मिलेगी आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, और इसका लिंक भी दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो तब तक के लिए बने रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।